हेलो विद्यार्थी, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स में उत्तर प्रदेश जीएस पूछी जा रही है। अभी हाल ही में 14 मई को जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश के काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। आगे भी उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों में उत्तर प्रदेश जीएस आएगी ही आएगी, इसलिए उत्तर प्रदेश जीएस को आप डिटेल में और ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपके आने वाले एग्जाम में ये बहुत कारगर होगा। ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश सीरीज जो बना रही है, इसके तीसरा ये पार्ट है। आपको हम बता दें, इस पार्ट में उत्तर प्रदेश की चैप्टर वाइज प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन। इस श्रृंखला के पहले चैप्टर में हम देखें उत्तर प्रदेश के भौतिक संरचना, उससे संबंधित प्रश्न देख लेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? इसका सही आंसर है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% है। तो पूछेगा आपसे कि उत्तर प्रदेश भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 7.33% है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से कि भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश का चतुर्थ स्थान है, चौथा स्थान है। इसके पहले जो भी स्थान है उन्हें देख लीजिए। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा है, महाराष्ट्र का तीसरा है और उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल बताना है आपको किस जिले का है और सबसे कम क्षेत्रफल बताना है किस जिले का है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में हम बता दें, लखीमपुर खीरी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है और हापुड़ सबसे कम क्षेत्रफल वाला उत्तर प्रदेश का जिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं और सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक जो सीमा छू रही है उत्तर प्रदेश की, वो छू रही है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक छू रही है और हिमाचल प्रदेश की सबसे कम छू रही है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों को छूती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है वो 8 राज्यों को छूती है। 8 राज्यों के अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिसे छूती है, और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है नेपाल के साथ। तो आपको बता दें ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, देख लीजिए। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये 8 राज्य ऐसे हो गए जो उत्तर प्रदेश को छू रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली, मैंने आपको बताया दिल्ली जो है एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश को छूता है, यूपी को छू रहा है। इसके अलावा आपको हम बता दें नेपाल, ये जो नेपाल लिखा है उत्तर प्रदेश में नेपाल लिखा है, ये जो नेपाल है ये उत्तर प्रदेश को छूता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? पूर्वी और पश्चिमी कह रहा है, तो सबसे पूर्व में जो जिला है वो है बलिया जिला और सबसे पश्चिम में जो जिला है वो है शामली जिला। याद रखना है आपको, पूर्व में है बलिया जिला और पश्चिम में है शामली जिला। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन सा है? अभी पूर्वी और पश्चिमी आपने पढ़ा था, बलिया और शामली। अब उत्तरी और दक्षिणी कह रहा है, तो उत्तरी जो है वो है आपका सहारनपुर और दक्षिणी है सोनभद्र। दक्षिणी है सोनभद्र, उत्तरी है सहारनपुर, पश्चिमी है शामली और पूर्वी है बलिया। याद रख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, किस देश के साथ उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? किस देश के साथ उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? अभी हमने आपको बताया है कि नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है।
अब कितने किलोमीटर की बनाता है, तो आपको हम बता दें कि यह लगभग 579 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगला चलते हैं। इसके बाद मैप, इस मैप को समझ लीजिए पहले आप। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है उत्तर प्रदेश, वो बना रहा है नेपाल के साथ, अभी आपको बताया था। उसके उत्तर में चलिए थोड़ा सा नेपाल के ऊपर की ओर चलते हैं और देखते हैं उत्तराखंड के साथ सीमा बना रहा है उत्तर प्रदेश। एक राज्य उत्तराखंड हो गया, और ये सहारनपुर लिखा है ना जो, उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश सहारनपुर के साथ सीमा बनाता है। 2 राज्य हो गए। फिर है हरियाणा, बगल में है हरियाणा राज्य है, हरियाणा के साथ सीमा बना रहा है। उसके नीचे आ गए दिल्ली, दिल्ली के साथ केंद्र शासित प्रदेश हमने बताया आपको, उसके साथ सीमा बना रहा है। फिर से हरियाणा के साथ यहाँ पे छू रहा है, हरियाणा के साथ सीमा बना रहा है। और नीचे चलिए तो राजस्थान के साथ सीमा बना रहा है उत्तर प्रदेश। फिर और नीचे चलिए तो मध्य प्रदेश, आपको बताया ना मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश को छू रहे हैं। नीचे आइए, कटा हुआ है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कटा हुआ है यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ के साथ सोनभद्र सीमा बनाता है, सोनभद्र जिला जो है वो सीमा बना रहा है। फिर है झारखंड, तो झारखंड के साथ सीमा बना रहा है उत्तर प्रदेश। इसके बाद ऊपर आइए थोड़ा सा तो बिहार, बिहार राज्य के साथ सीमा बना है। तो 8 राज्य हो गए आपके, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली, और एक हो गया अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बना रहा है वो नेपाल के साथ। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो उत्तर है, उत्तर वाला जिला है वो है आपका सहारनपुर, ठीक है, और दक्षिण वाला जिला है वो है आपका सोनभद्र, ठीक है। पूर्वी जिला देख लीजिए, पूर्वी जिला है बलिया, और पश्चिमी जिला यहीं कहीं लिखा होगा शामली, शामली, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले नेपाल को छूते हैं? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले नेपाल को छूते हैं? तो देख लेते हैं कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के नेपाल को छूते हैं। तो ये जो छू रहे हैं वो है महाराजगंज, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। 7 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो नेपाल को छू रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, महाराजगंज है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, बहराइच है, लखीमपुर है और पीलीभीत है। मैप में फिर से मैप में चलते हैं और देखते हैं ये जो जिले हैं वो आपको हम बताते हैं कहाँ कहाँ मिलेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं मैप को, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए महाराजगंज, बगल में होगा श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर यहीं होगा, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर मिल गया। बलरामपुर, बलरामपुर हो गया। बहराइच, बहराइच, लखीमपुर खीरी, खीरी और पीलीभीत। ये सभी आपको हमने इंगित करा दिए हैं कि कहां कहां पर ये जिले हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच निर्धारक नदी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये नदी है यमुना नदी। कौन सी है? ये यमुना नदी है। अगला चलते हैं, उत्तर प्रदेश की दूसरा जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की जलवायु, मृदा, कृषि मतलब एग्रीकल्चर आ जाएगा इसमें, और पशुपालन इसमें आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? ये क्वेश्चन बहुत बनता है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण प्रधान, शीतोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है। उष्ण प्रधान जलवायु है, शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। साथ ही साथ मानसून पे भी उत्तर प्रदेश डिपेंड रहता है, तो इसलिए मानसूनी जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा किन जिलों में होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल 20 हैं कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र, टोटल 20 हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्र में? तो 9 जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। अगला है नवीन और पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहा जाता है? तो नवीन और पुरानी जलोढ़ मृदा को, देखिए नवीन जलोढ़ मृदा जो है उसे खादर कहा जाता है और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे बांगर कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो कुछ मात्रा में पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा, तो कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? तो मथुरा में मिलती है ये और आगरा में मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मृदा को रेगुर, करेल और कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है? तो किस मृदा को रेगुर, करेल और कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को रेगुर, करेल और कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है, देखिए कपासी मृदा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस मृदा में कपास सर्वाधिक मात्रा में उगती है, इसलिए इसे कपासी मृदा कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र है। अगला है, प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? अर्थात उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कह रहा है कि कौन सी है। या तो क्वेश्चन ऊपर वाला बनेगा या क्वेश्चन अर्थात के बाद जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल पूछ लेगा कौन सी है, तो वो है आपकी गेहूं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ है? तो गंगा घाघरा दोआब जो क्षेत्र है, गंगा और घाघरा के बीच में, गंगा नदी और घाघरा नदी के बीच में जो भी क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक मात्रा में गेहूं उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो नकदी फसल पूछ रहा है, कई बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। तो सर्वाधिक नकदी फसल जो है वो गन्ना है आपका। ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दशहरी आम के लिए मलिहाबाद। अब मलिहाबाद कहाँ पे है? तो लखनऊ जिले में आता है मलिहाबाद। लखनऊ और फैजाबाद के बीच में एक स्टेशन है मलिहाबाद, जो प्रसिद्ध है दशहरी आम के लिए। जबकि लंगड़ा आम के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो लंगड़ा आम सर्वाधिक कहाँ होता है? तो बनारस प्रसिद्ध है। उसके नीचे 2 पॉइंट और लिखे हैं जिसके लिए जो प्रसिद्ध है, सफेदा और चौसा आम। सफेदा और चौसा आम के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है और स्टॉल आम के लिए मेरठ बागपत प्रसिद्ध है। ठीक है। तो आम हमने बता दिए किस आम के लिए क्या प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आंवला के लिए और अमरूद के लिए भी प्रसिद्ध है, वो आगे बताएंगे। अगला है, हाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 23 में यही आ गया है, प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला जो है वो प्रतापगढ़ है। अगला है, प्रदेश में अमरूद के लिए प्रयोग व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? तो अमरूद के लिए प्रशिक्षण केंद्र जो है वो प्रयागराज में स्थापित है और आम का उसी के नीचे लिखा है, आम का प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, देश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर कहाँ स्थित हैं? कोल्ड स्टोर सभी जानते होंगे। कोल्ड स्टोर ऐसे स्टोर बनाए जाते हैं जहां पर कई दिनों तक निम्न तापमान पर आपकी सब्जियां जैसे आलू है, प्याज है, वहां पर स्टोर करके आप रख सकते हैं, फिर वहां से आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये जो कोल्ड स्टोर हैं वो सर्वाधिक मात्रा में देश में कहाँ हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ 1999 और 2000 में। तो 1999-2000 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुई है उत्तर प्रदेश में। अगला है, प्रदेश में एंटी भू माफिया स्टॉक फोर्स का गठन कब किया गया? तो एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन जो किया गया वो 8 मई 2017 को किया गया। ये डेट याद रख लीजिए, ये सन भी आप याद रख लीजिए, यहां से ये क्वेश्चन बनता है। अगला है, देश के कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। देश में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो 731 हैं। तो ये क्वेश्चन तो यही बन गया। जबकि उत्तर प्रदेश में 731 में से कितने हैं? तो
89 जो है कृषि विज्ञान केंद्र 731 में से उत्तर प्रदेश में है। ये जो आंकड़ा है वो मार्च 2022 तक का है, नया आंकड़ा है, आप इसे याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि योजना स्थापित किस वर्ष हुई है या हुई थी? तो ये कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना जो हुई थी 2017 में हुई थी, याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगला है प्रदेश में किसान बही योजना। किसान बही योजना किसके लिए थी? तो जोतों की जानकारी हेतु, किसानों जो जोतों की जानकारी के लिए कब खेतों को जोता जाए उसकी जानकारी के लिए किसान बही योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी? तो 1992 में प्रारंभ की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना। देखिए कृषि से संबंधित जितनी योजनाएं हैं, जितनी मैंने लिखी हैं, सब एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप इसे याद ही कर लें क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम में आएगा ही आएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है प्रदेश में किसान मित्र योजना अब किससे संबंधित है? तो कृषि से ये संबंधित जानकारी देता है। किसान मित्र योजना है, कब प्रारंभ हुई थी? तो 18 जून 2001 को प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कुल खाद्यान्न उत्पादन में, आंकड़े बिल्कुल नए हैं, इससे नए आंकड़े अभी किसी किताब में नहीं दिए हैं, तो आप इसी आंकड़े के अनुसार इसी पे याद करते चलें। कुल खाद्यान्न उत्पादन में, ये खाद्यान्न उत्पादन जो है 2021-22 का है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और सेकंड पोजीशन पे जो है वो मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कुल गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? और आंकड़े कौन से हैं? 2021-22 वाले हैं। कुल गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश है। तीसरा है कुल गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और महाराष्ट्र का इसमें गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान है। अगला देखते हैं कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है और राजस्थान का द्वितीय स्थान है। अगला जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां और यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं हमने सारे के सारे क्वेश्चन आपके डाल दिए हैं, आप इसे तैयार कर लें। पहला क्वेश्चन इसमें है 34 नंबर का, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है और घाघरा है। उत्तर प्रदेश की नदियों से यहाँ पे यूपी पीसीएस 2023 में क्वेश्चन बने थे। क्वेश्चन हमने आपको डिटेल में उसका विस्तार से आंसर बताए भी हैं, ठीक है। तो आप हमारे जो चैनल है उसमें जाके देख सकते हैं, उसका एनालिसिस हमने किया है। यहां से इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सर्वाधिक कहां प्रदूषित होती है? तो गंगा नदी सर्वाधिक जो प्रदूषित होती है वो कन्नौज से बनारस के बीच में। कहां से? कन्नौज से बनारस के बीच में प्रदूषित होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनका गंदा पानी गंगा नदी में डाल दिया जाता है, जिस कारण से यह प्रदूषित हो जाती है। आप उत्तराखंड में गंगा नदी का पानी देखिए, बड़ा ही स्वच्छ पानी है। उत्तराखंड में हर की पौड़ी में बड़ा ही स्वच्छ पानी गंगा नदी का है और गंगा नदी का पानी बिल्कुल चेंज हो जाता है आपके प्रयागराज में, और बनारस में तो बहुत ही गंदा पानी हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी जो स्थापना की गई वो आईआईटी कानपुर में की गई। ये क्वेश्चन बहुत बनता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गंगा नदी बहती है? तो कितने जिले हैं आपको याद कर लेना है। 27 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है उत्तर प्रदेश में। अगला है केंद्र सरकार ने गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। केंद्र सरकार ने 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी सर्वाधिक कहां प्रदूषित होती है? तो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी सर्वाधिक जो प्रदूषित होती है वो दिल्ली से आगरा के बीच में प्रदूषित होती है। काली नदी बन जाती है, यहाँ पे बिल्कुल काले पानी हो जाता है यमुना नदी का। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश और निकास कहाँ है? यह भी क्वेश्चन बनता है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश जो है वो बिजनौर जिले में है। बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और कहां से आ रही है? उत्तराखंड से आ रही है, बिजनौर जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है।
और इसके बाद प्रवेश करती है और 27 जिलों से होते हुए बलिया जिले में बाहर निकल रही है। बलिया जिले से बाहर निकलती है और फिर बिहार चली जाती है, बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल चली जाती है और पश्चिम बंगाल से होते ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा नदी का प्रवेश कहाँ होता है, तो बिजनौर जिले में होता है, और निकास कहाँ होता है, जहां पे वो बाहर निकल रही है तो बलिया जिले में हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये गलत लिख गया, निकास हो गया, निकास कर लेना, यहाँ पे निकास कर लेना, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कंप्यूटर से मिस्टेक हो जाती है, लिखने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है। अगर भारत की पूछ ले तो इंदिरा गांधी नहर है जो भारत की सबसे लंबी नहर है, और प्रदेश की अगर पूछ ले तो शारदा नहर है जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो हथनी कुंड परियोजना जो है वो यमुना नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 से अभी पीसीएस में क्वेश्चन आया है, माता टीला परियोजना किस नदी, मेल में मिलाने के लिए ये क्वेश्चन आया था। तो देख लीजिए, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो माता टीला परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की और नदियों को जो सम्मिलित करने से प्रश्न बनते हैं वो मैंने एक साथ डाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं पे सबसे पहले टिक लगा लिया कीजिए आप लोग एग्जाम में, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन सा सम्मिलित है, तो उस हिसाब से आंसर लगा देते हो, गलत हो जाता है। कौन सा सम्मिलित नहीं है तो देख लेते हैं। पहला वाला जो है राजघाट बांध यमुना नदी, ये राजघाट बांध है जो यमुना नदी पे नहीं है, वो बेतवा नदी पे है। तो आंसर ए ही सही हो गया, इसका ए आंसर सही हो गया, सम्मिलित ये ही नहीं है। ये किस नदी पे है? राजघाट बांध ललितपुर में है, बेतवा नदी पर है। दूसरा देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये बेतवा नदी पर है। तीसरा है रेहंद बांध, रेहंद नदी पर है। और माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, डाल दिया था हमने आपके वीडियो में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो नदियों के तट पर स्थित जो शहर है वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ डाला है। आपको वहां से तैयार कर लेना है। जैसे आपसे पूछ लिया उसने मथुरा किस नदी के तट पर है, तो आप बताएंगे यमुना। जैसे आपने आपसे पूछ लिया कानपुर किस नदी पे है, तो आप बताएंगे गंगा नदी पर स्थित है। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राप्ती नदी के, किस नदी के तट पर स्थित है? तो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यह क्वेश्चन बहुत बनता है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है आपका नलकूप। कौन सा है? नलकूप है। अगला है, राज्य में भू जल दिवस कब मनाया जाता है? तो राज्य में भू जल दिवस 10 जून को बनाया जाता है। भू जल दिवस 10 जून को बनाया जाता है। 5 जून को तो सभी जानते हैं कौन सा दिवस बनता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनता है, ठीक है ना। और 10 जून को उत्तर प्रदेश का भू जल दिवस मनाया जाता है। अगला है, पेयजल हेतु मथुरा में गोकुल बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो अभी हमने आपको बताया कि मथुरा जो जिला है वो किस नदी के तट पर है? तो यमुना नदी के तट पर। तो पेयजल के लिए गोकुल बैराज भी यमुना नदी के तट पर मथुरा में बनाया गया है। तो यहाँ पे मथुरा में यमुना नदी आ गया, सही है यहाँ पे यमुना वाला आंसर। अगला है 49वां, अलवारा झील को विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल, जो विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल है अलवारा झील, वह किस जिले में है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है कौशाम्बी जिले में है। और अगला क्वेश्चन है, फिर से नदियों के तट वाला ये क्वेश्चन डाल दिया है इसमें। तो यहां से जितने भी नदियों के तट के किनारे जो नगर हैं आपको याद कर लेने, यहां से क्वेश्चन बनता है। अयोध्या नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। विद्यार्थियों, इस चैनल पर जो भी पहली बार विजिट कर रहा है, जो भी विद्यार्थी इस चैनल को पहली बार देख रहा है, इस चैनल से वीडियो पढ़ रहा है उत्तर प्रदेश का, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें।
क्योंकि वीडियोस का नोटिफिकेशन जब आपको मिलेगा तो आपकी क्लास भी नहीं छूटेगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो टॉपिक है वो है ऊर्जा संसाधन। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में किया गया। कब किया गया? तो 1959 में किया गया। अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना ताप विद्युत गृह कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन बना भी है एग्जाम में। तो सबसे पुराना ताप विद्युत गृह कौन सा है? तो ये है हरदुआगंज ताप विद्युत गृह। ये अलीगढ़ के निकट है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1942 में हुई थी। तो कौन सा है? हरदुआगंज ताप विद्युत गृह है, अलीगढ़ के निकट है। अगला है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया? तो ओबरा जल विद्युत केंद्र जो है वो रिहंद नदी पर बनाया गया है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नरौरा आणविक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो नरौरा आणविक संयंत्र जो है वो बुलंदशहर में स्थित है। याद कर लें, यहाँ ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? अभी पीछे हमने बताया है कि माता टीला जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो बेतवा नदी पर स्थित है। अगला है, प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस नहर पे है? तो वो है ऊपरी गंगा नहर। कौन सी नहर है? ऊपरी गंगा नहर है। अगला है, राज्य का पहला तैरता, फिर से ध्यान से सुनिए, राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो रिहंद बांध पर बनाया जा रहा है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका उत्तर प्रदेश खनिज। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिए। इसमें भारत के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का भाग कितना है? तो लगभग 5% इसका भाग है कुल खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का। अगला है, खनिज बहुल क्षेत्रों के रूप में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को चिन्हित किया गया है? और वो जिले कौन कौन से हैं? तो 12 जिलों को चिन्हित किया गया। जिले देख लीजिए कौन कौन से हैं। प्रयागराज है, झांसी है, सहारनपुर है, मिर्जापुर है, जालौन है, ललितपुर है, महोबा है, सोनभद्र है, चित्रकूट है, चंदौली है, बांदा और हमीरपुर है। तो ये 12 जिले हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, खनिज बहुल क्षेत्र हैं ये। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। याद कर लीजिए, रट डालिए ये क्वेश्चन। अगला है, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर देख लीजिए कहाँ पाया जाता है। तो गुरुमा, कनाच, बाबूहारी, ये मिर्जापुर में क्षेत्र है जहां पर ये चूना पत्थर पाया जाता है। इसके अलावा सोनभद्र के कजराहट में चूना पत्थर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, ये है उत्तर प्रदेश में बॉक्साइड क्षेत्र है। बॉक्साइड क्षेत्र किसका है? तो राजगंवा, बांदा में ये क्षेत्र है। राजगंवा और चंदौली, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे बॉक्साइड आपको मिलता है। अगला है उत्तर प्रदेश, अच्छा बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला है, उत्तर प्रदेश में हीरा पाया जाता है। कहां पर हीरा पाया जाता है? तो बांदा में हीरा पाया जाता है और मिर्जापुर। आप जानते हैं भारत में जो हीरा पाया जाता है वो मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है, और पन्ना और बांदा जो है वो लगे हुए मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है और उत्तर प्रदेश का बांदा जिला है। तो एक दूसरे के बॉर्डर छू रहे हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के। तो बगल में बांदा है जहां पे हीरे मिले हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हीरा पाया जाता है। और मिर्जापुर क्षेत्र में भी हीरा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। केवल ललितपुर में यूरेनियम के साक्ष्य मिले थे। तो यूरेनियम उत्तर प्रदेश में जो पाया जा रहा है वो ललितपुर में पाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 है, उत्तर प्रदेश में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो संगमरमर जो पाया जाता है वो मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कांच बालू जिसे सिलिका सैंड कहा जाता है वो कहाँ पाई जाती है? तो कांच जो बालू है वो प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, चंदौली और झांसी में
पाई जाती है कांच बालू, जिसे सिलिका सैंड कहा जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश वन, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव और उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, 67 क्वेश्चन है। 13 जनवरी 2022 को, देखिए वन रिपोर्ट नई वाली वन रिपोर्ट है बिल्कुल। 13 जनवरी 2022 को कौन सी वन रिपोर्ट जारी की गई? कौन सी वन रिपोर्ट जारी, क्वेश्चन देख लीजिएगा। 13 जनवरी 2022 को कौन सी वन रिपोर्ट जारी हुई? तो 17वीं नंबर की वन रिपोर्ट जारी हुई है। 68वां क्वेश्चन कह रहा है राज्य में वनाच्छादन कितने प्रतिशत है? तो राज्य का वनाच्छादन जो है 6.15% है। ये जो कल पेपर 14 मई को जो पेपर हुआ है उत्तर प्रदेश PCS 2023 का, उसमें कथन निष्कर्ष में ये स्टेटमेंट डला हुआ था। आप पेपर में देख लीजिए, 6.15% वाला स्टेटमेंट डला हुआ था। ठीक है, तो कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो ये जो है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर में वन आच्छादन है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 69, 16वीं 17वीं वन रिपोर्ट के बीच वनावरण में कितनी वृद्धि हुई? तो अभी 17वीं वन रिपोर्ट आई है, अभी हमने आपको बताया। उसके पहले जो 16वीं वन रिपोर्ट थी, दोनों के बीच में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल, पहले तो अति सघन ये और वन क्षेत्रफल, अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो है लखीमपुर। ठीक है, और 71वां जो क्वेश्चन कह रहा है वो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, तो अति सघन आए तो आप लगाएंगे लखीमपुर खीरी। ठीक है, जो क्षेत्रफल में ज्यादा है, अति सघन क्षेत्रफल में ज्यादा है, वो है लखीमपुर खीरी में। और अगर क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो सही आंसर लगाएंगे आप सोनभद्र। क्या लगाएंगे? सोनभद्र लगाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए एक साथ हमने दोनों क्वेश्चन रख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं उत्तर प्रदेश के? तो पहला आपको पता चल गया कि सोनभद्र है, दूसरा है आपका लखीमपुर, और तीसरा है लखीमपुर खीरी, और तीसरा है मिर्जापुर। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जो क्षेत्रफल में वन है वो है पहले स्थान पे भदोई, सबसे कम वन है यहाँ पे क्षेत्रफल में। फिर दूसरा है मऊ और तीसरा है मैनपुरी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74, सर्वाधिक वन प्रतिशत, देखिए क्षेत्रफल अलग है और परसेंटेज अलग है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला अगर पूछे तो आप लगाएंगे सोनभद्र, और सर्वाधिक अगर आपसे क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल भी पूछे तब भी आप क्या लगाएंगे? सोनभद्र लगाएंगे। और अगर आपसे 75 नंबर देख लीजिए, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला, जो सबसे कम प्रतिशत वाला जिला अगर पूछ ले, कौन सा? सर्वाधिक वन अगर प्रतिशत पूछ ले तो सोनभद्र है, और सबसे कम वन प्रतिशत अगर पूछ ले कौन सा जिला है, तो भदोई है। तो यहां से दोनों चीजें आपको कंप्लीट मिल गई हैं। अगर आपसे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल और सर्वाधिक वन प्रतिशत दोनों के हैं सोनभद्र आंसर, और अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक सबसे कम वन क्षेत्रफल किसका है, तो भदोई का है, और सबसे कम वन प्रतिशत अगर पूछ ले तो भी भदोई का है। अगला देख लेते हैं, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कत्था, जो होता है जो पान में लगा के खाया जाता है, कत्था किससे बनाया जाता है? तो कत्था किससे बनाया जाता है? तो खैर वृक्ष होता है, वहां से कत्था मिलता है। यहां से उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बीड़ी का पत्ता होता है, जो बीड़ी पीते हैं ना लोग बाग, धूम्रपान करते हैं बीड़ी, तो बीड़ी जिस तंबाकू को जिस पत्ते में लपेटा जाता है वो पत्ता किसका होता है? तो तेंदू का पत्ता होता है वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है माचिस की तीलियां बनाई जाती हैं तो किससे बनाई जाती हैं? तो सेमल से बनाई जाती हैं। अगला है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए, देश के किस राज्य में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण
संगठन की स्थापना 1956 में की गई? तो सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में जो की गई थी वो राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? तो वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र जो है वो लखनऊ व इटावा में अभी निर्माणाधीन है। तो वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र अगर पूछे कहाँ बनाया जा रहा है तो लखनऊ में और इटावा में बनाया जा रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, वो कह रहा है वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर। तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 1 से 7 अक्टूबर के मध्य वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। अगला वाला इंपॉर्टेंट है 80, उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व कहां बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व 2009 में सहारनपुर और बिजनौर, सहारनपुर व बिजनौर में बनाया गया है 2009 में। फिर ये 2022 का करंट अफेयर्स इसमें हमने जोड़ दिया है। दिसंबर 2022 में दुधवा नेशनल पार्क में उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व बनाया गया है। दुधवा नेशनल पार्क में उत्तर प्रदेश का दूसरा जो है हाथी रिजर्व बनाया गया है। अब दुधवा नेशनल पार्क के बारे में समझ लीजिए। यहाँ जो सबसे नीचे लिखा है दुधवा नेशनल पार्क, इसके बारे में समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। केवल एकमात्र नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। कौन सा है वो? दुधवा नेशनल पार्क है। जिन्होंने हमारी नेशनल पार्क की वीडियो ना देखी हो, मैंने डिटेल में उसमें पढ़ाया है। वहां से पीसीएस 2023 में एक क्वेश्चन भी फंसा हुआ है। तो यहाँ आप उसकी डिटेल में जो वीडियो है उसे जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे आके उसे देख सकते हैं। तो दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर खीरी, कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है। जिला है लखीमपुर खीरी और नेपाल सीमा से निकट है। तो नेशनल पार्क जो है आपका दुधवा नेशनल पार्क जो है किस, अगर पूछे कि किस जिले में है तो लखीमपुर खीरी जिले में है जो नेपाल बॉर्डर पर है। अगला देख लेते हैं इसमें दुधवा नेशनल पार्क में क्या क्या है। तो टाइगर इसमें है, गैंडा है, दलदली हिरण है, हाथी, चीतल, काकर, जंगली सुअर, सांभर, सीरस, बंदर, लंगूर, सुस्त भालू, सांभर, हॉग हिरण, इसके अलावा नील बैल, शाही, ओटर, कछुए, अजगर, मॉनिटर, छिपकली, मोगर, घड़ियाल आदि जंगली जानवर इसमें पाए जाते हैं। इतने सारे जानवर इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कह रहा है तो वो है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ है उत्तर प्रदेश में। आगे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको इसमें हमने डिटेल में दिया है कि कौन सा वन्य जीव विहार कहाँ पे है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। हस्तिनापुर जो है वन्यजीव विहार सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। इसका विस्तार जो है मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर में है, यही लिख दिया है। आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन सा वन्यजीव विहार कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 82 है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कहाँ है? तो ये सबसे छोटा जो वन्यजीव विहार है वो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये कहां पर है। क्वेश्चन नंबर 83 है किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? तो किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। चलिए चलते हैं, जो हम कह रहे थे आपसे कि कौन सा वन्यजीव विहार कहाँ पे है वो देखना है। पहले क्वेश्चन नंबर 84 कंप्लीट करते हैं। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? तो राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार 1957 में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार है। अब देख लीजिए चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पे है? तो चंदौली में है। कहाँ पर है? चंद्रप्रभा चंदौली में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है। महावीर स्वामी जो सबसे छोटा वन्यजीव विहार अभी हम बता रहे थे आपको, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, वो है ललितपुर में है। अगला है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, आगरा, इटावा और औरैया में है। अगला है कैमूर वन्यजीव विहार, मिर्जापुर सोनभद्र में है, ठीक है। अगला है सहेलवा वन्यजीव विहार, ये श्रावस्ती बलरामपुर में है, श्रावस्ती बलरामपुर में है। अगला है सोहेगी बरबा वन्यजीव विहार, महाराजगंज में है। तो जितना इंपॉर्टेंट वन्यजीव विहार थे एक साथ लिख दिए, आप यहां से याद कर सकते हैं बार बार सुन के।
क्वेश्चन नंबर 85 है, क्वेश्चन नंबर 85 है, राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है, जो कन्नौज में है। लाख बहोस पक्षी विहार कन्नौज में है। अगला कह रहा है 86 में, राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार जो है शेखा झील पक्षी विहार है, अलीगढ़ में। शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है, राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? तो राज्य का प्रथम पक्षी विहार जो है वो चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार है। 1984 में बनाया गया था। अब पक्षी विहार का डिटेल देख लेते हैं, कौन से पक्षी विहार किस राज्य के किस जिले में है। अगला इसी में दिया है, देख लीजिए, एक एक करके देखते हैं। चंद्रशेखर पक्षी विहार देख लीजिए, चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार है उन्नाव में। दूसरा है समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। लाख बहोस पक्षी विहार बहुत पूछता है, कन्नौज में है। पार्वती अरगा पक्षी विहार गोंडा में है। सांडी पक्षी विहार बहुत आता है, ये हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार मोस्ट इंपोर्टेंट संत कबीरनगर में है। पटना पक्षी विहार एटा में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा और हमीरपुर में है, बॉर्डर पे है महोबा हमीरपुर के। समान पक्षी विहार है मैनपुरी में। ओखला पक्षी विहार मोस्ट इंपोर्टेंट है, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में है। सुरताल जिसे जय प्रकाश नारायण कहते हैं पक्षी विहार है बलिया में। सूर सागर पक्षी विहार है आपके आगरा में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बैती कुंडा प्रतापगढ़ में है। शेखा झील पक्षी विहार 2016 में बना है अलीगढ़ में। ये पक्षी विहार हमने आपके कंप्लीट कर दिए हैं, यहां से आप पढ़ के इसे तैयार कर ले। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 मोस्ट इंपोर्टेंट है, राज्य का प्रथम जटायु गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो जटायु गिद्ध संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है? तो भारी बैसी महाराजगंज जिले में है। भारी बैसी नामक जगह पे है, महाराजगंज जिले में है। क्वेश्चन नंबर 89, भारतवर्ष में, अब देखिए कुछ जो आपके जो प्रश्न है 89 से लेकर 100 तक, वो हमने टॉपिक वाइज नहीं है, वो वैसे ही डाल रखे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट थे इसलिए इसमें डाल दिए। 89 देख लीजिए, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो पंतनगर यूनिवर्सिटी है, जो पहली यूनिवर्सिटी है कृषि विश्वविद्यालय, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पूरे इंडिया का पंतनगर है, जो वर्तमान समय में उत्तराखंड में। आपको हमने बताया था उत्तर प्रदेश के पहले वीडियो में कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड सन 2000 में अलग हुआ था, तो पंतनगर यूनिवर्सिटी वहां पर चली गई। कहां पे? उत्तराखंड में। पहले ये किसमें थी? उत्तर प्रदेश में थी। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना लखनऊ में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 91, प्रदेश में अगला है क्वेश्चन नंबर 91, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो पान की खेती के लिए कौन सा जिला है? तो महोबा जिला है, यहाँ पे पान की खेती की जाती है, जो विश्व प्रसिद्ध है और उत्तर प्रदेश का जिला है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? अब इसे एक पारिस्थितिकी आतंकवादी भी माना जाता है। तो कौन सा वृक्ष है ये? यूकेलिप्टस है। ये पानी का लेवल कम कर देता है, ठीक है। तो जहां पर बाढ़ आती है वहां के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन जहां सूखे वाले क्षेत्र है वहां यूकेलिप्टस का अगर पेड़ लगा देंगे तो वो पूरा पानी सोख लेता है, इसलिए पर्यावरणीय पारिस्थितिकी आतंकवादी भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, राज्य में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो मिर्जापुर में पाया जाता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 95 है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर पड़ा? तो ये पड़ा है चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। 97 क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है दलहन अनुसंधान संस्थान।
क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये बनारस वाराणसी में है। और क्वेश्चन नंबर आज का जो 100 वाला क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी में है। विद्यार्थियों, आज मैंने आपको चैप्टर वाइज उत्तर प्रदेश के कुछ टॉपिक कंप्लीट कराए हैं। आगे आने वाली वीडियो में जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उन्हें कंप्लीट कराएंगे, उनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो 100 क्वेश्चन थे वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक पसंद आया हो आपको, और जो भी हमने आपको चीजें बताई हैं, जो भी उसके बारे में जानकारी बताई है वो पसंद आया हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।